very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. So today we would be starting with part 2 of BPCC 107 की Unit 2 Theories of Social Psychology. So इससे पहले part 1 posted है और Unit 1 भी posted है on my channel, and you can also find other content on my channel, and through you can check the playlist once. And my channel provides you all best interactive explanative sessions, and you can like, subscribe and share if you find them helpful in your preparation. आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं. आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं डाउट फॉर्म में. अपने इन तीनों सोर्सेज के थ्रू आप मुझे अपने डाउट्स या क्वेरीज कोई है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, राइट. अगर आपको चैनल अच्छा लगे, काम अच्छा लगे, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लाइक कंटेंट. तो आज जो है हम शुरू करने वाले हैं थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू सोशल साइकोलॉजी. ठीक है. अब ये जो अपनी सोशल साइकोलॉजी को समझने के लिए जो अप्रोच हमें यूज करनी है, तो पहले आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग थ्योरीज के बारे में, और यहीं तक आज हमारा जो है सेशन रहेगा. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज प्रीवियस सेशंस को जरूर देख के और फिर इस पर्टिकुलर सेशन से कंटिन्यू करना, अगर आप बिल्कुल न्यू हो और आपने पहले कोई सेशन नहीं देखा है इस पर्टिकुलर यूनिट और कोर्स से रिलेटेड, जिससे कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे. इसलिए आपको पहले से जो है जो पीछे सेशंस हैं आप एक बार उन्हें देख लीजिएगा, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए थ्योरी क्या होती है. सी, हम पढ़ने वाले हैं थियोरेटिकल थ्योरेटिकल अप्रोचेस के बारे में. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए थ्योरी क्या होती है. थ्योरी ना बेसिकली एक तरीके से थ्योरी एक पूरा रिटन कंटेंट होगा, एक पूरा का पूरा एक समराइजेशन होगा किसी के बिलीव्स के बारे में. सो थ्योरी क्या होती है ना, वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइज करने में और एक्सप्लेन करने में एक बिहेवियर या फिनोमिना के बारे में. ठीक है. थ्योरी हेल्प्स टू ऑर्गेनाइजेस एंड एक्सप्लेन्स ऑब्जर्व्ड फिनोमिना. कोई भी एक इवेंट घटना हुई है तो उसके बारे में आपको पूरा जो एक्सप्लेन करेगा, पूरा एक प्रोसीजर में आपको बताएगा कि कैसे, कहाँ पर क्या हुआ, या फिर किस पर्टिकुलर बिहेवियर को, या कोई भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप देख लीजिए. तो थ्योरी जो है ऑर्गेनाइज और एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है. इन सोशल साइकोलॉजी सिंगल थ्योरी, अगर हम सोशल साइकोलॉजी के ऊपर अपनी बात केंद्रित रखते हैं, फोकस रखते हैं, तो सोशल साइकोलॉजी के अंदर ये कहा जाता है कि एक सिंगल थ्योरी जो है कंक्लूड करती है वेरियस फिनोमिना, प्रोवाइड्स जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिड सोशल बिहेवियर्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोशल साइकोलॉजी जो होती है ना, वो उसके अंदर आपके पास एक ही थ्योरी होती है, मतलब सिंगल थ्योरी के अंदर ही आपके पास बहुत सारे अलग अलग फिनोमिना को समझाया जाता है और आपको एक जनरल एक्सप्लेनेशन, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बना दी जाती है आपके दिमाग के अंदर अबाउट अलग अलग तरीके के सोशल बिहेवियर के बारे में, जो कि हम एक पर्टिकुलर सराउंडिंग के अंदर एग्जिबिट करते हैं, या फिर हमारा जो एक सोशल बिहेवियर होता है उसके बारे में, और किसी भी फिनोमेना के बारे में बहुत सारे मतलब अच्छा खासा कंटेंट जो है आपको एक ही थ्योरी में समझाया दिया जाता है सोशल साइकोलॉजी के अंदर. थ्योरीज बहुत सारी होती है, पर उस एक एक थ्योरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन से चीजों को, इवेंट्स को समझा दिया जाता है. ठीक है. In social psychology, theories provides a frame or frame of reference so as to interpret and compare wide range of social situations and behavior. See, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो थियोरेटिकल या फिर थ्योरी का हिस्सा है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, सोशल साइकोलॉजी के अंदर, तो ये आपको ना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड कर देता है, एक ढांचा, एक तरीके से पॉइंट प्रोवाइड कर देता है, एक डायमेंशन प्रोवाइड कर देता है, जिसके थ्रू आप ना अलग अलग सोशल बिहेवियर को या अलग अलग सोशल सिचुएशंस को इंटरप्रेट कर पाते हो, समझ पाते हो, उनको कंपेयर कर पाते हो, उनकी तुलना कर पाते हो आपस में.
तो ये आपको एक प्रोवाइड करता है एक ऐसा डायमेंशन जिसमें आप किसी भी फिनोमेना को, किसी भी बिहेवियर को, किसी भी इवेंट को बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वर्जन में, एक एक्सप्लेनेटिव सेंस में समझ पाते हो। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अपने फर्दर पार्ट पे। तो अब आपको समझना है कि सोशल साइकोलॉजी में ना दो तरीके की अप्रोच होती है, दो तरीके की थ्योरी के सेंस में दो तरीके की अप्रोच होती है। पहली होती है लर्निंग थ्योरीज और दूसरी होती है कॉग्निटिव थ्योरीज। आज जो हमारा मुद्दा है, आज जो हमारा फोकस्ड एरिया रहेगा वो होगा लर्निंग थ्योरीज के ऊपर। तो आज हम लर्निंग थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉग्निटिव थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखिए लर्निंग थ्योरीज के अंदर आपको एक शब्द समझ में आ रहा होगा, लर्निंग मतलब कि लर्न प्लस में ing, जहाँ पे लर्न का मतलब आपको पता होगा याद करना, चीजों को अपने अंदर संभालना। ठीक है, सो पर्सन्स करंट बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय हिज और हर प्रायर एक्सपीरियंस। आपका जो आज का बिहेवियर है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, आप जो रिस्पॉन्स देते हो, आप जो बिहेवियर का प्रदर्शन करते हो, वो कहीं ना कहीं आपके पिछले एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होता है। आपका जो एक्सपीरियंस आप ले चुके हो वो आपके जो है बिहेवियर को शेप करता है। ठीक है, विद टाइम, टाइम के साथ, टाइम के अनुसार जो आपने बिहेवियर याद किया था ना, वो हैबिट बन जाती है, वो आदत बन जाती है। एंड जब भी इन फ्यूचर अगर आपकी बार ये हैबिट बन जाएगी, कोई भी एक पर्टिकुलर बिहेवियर अगर आपकी हैबिट बन जाती है, तो अगर आप आगे जाके फ्यूचर में कभी भी सिमिलर एक जैसी जैसे एक तरह की सिचुएशन में दोबारा से आते हो, तो आपका वो हैबिट जो है वहां पे हैबिचुअल बिहेवियर की फॉर्म में दूसरों के सामने आ जाता है। दिस अप्रोच, जब आप इस अप्रोच को अप्लाई करते हो, ठीक है, एल्बर्ट बैंडुरा की तरफ से इसको कहा जाता है सोशली या फिर सोशल लर्निंग बिहेवियर। इसको कहते हैं हम सोशल लर्निंग बिहेवियर, कि जब आप अपने जो बिहेवियर है, जो आपने याद करा, जो आपकी हैबिट बन चुका है, फिर आप उसको लोगों के सामने दिखा, आपका जो बिहेवियर है लोगों के सामने आ जाता है, आप सिचुएशंस में शो करने लग जाते हो, तो वो आपका कहलाता है सोशल लर्निंग बिहेवियर। एल्बर्ट बैंडुरा जो था ना, वो बहुत ही प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट रहा है। तो इसकी जो इसने यही टर्म प्रोवाइड, ये सोशल स्फेयर में या सोशल साइकोलॉजी में इसका बहुत सारा योगदान रहा है। तो इसने इस पर्टिकुलर फिनोमिना को कहा सोशल लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, लर्निंग लर्निंग टेक्स प्लेस यूजिंग फॉलोइंग थ्री वेज। तीन वेज के थ्रू, तीन तरीकों के थ्रू हम लर्निंग करते हैं किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर की। अगर हमें कोई भी बिहेवियर याद करना है, कोई भी आदत बनानी है, कोई भी चीज याद करनी है, कैसे बैठना है, मतलब ये तो बहुत छोटे स्केल पे है बिहेवियर शो करना। अगर हम इसको साइकोलॉजिकल सेंस में लेते हैं, तो आपका जो है एक सिचुएशन के अंदर आप कैसे डिसीजन मेकिंग करते हो, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, तो ये सब कुछ भी आपका जो है बिहेवियर के अंदर आ जाएगा, लर्नड बिहेवियर के अंदर आ जाएगा। तो छोटे से लेके बड़े बिहेवियर तक को अगर आपको याद करना है, तो उसके लिए आपको तीन तरीके यूज होते हैं। सबसे पहला है एसोसिएशन, दूसरा है रीइंफोर्समेंट और तीसरा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, ये तीनों आपके बहुत यूज होते हैं डेली लाइफ में। सबसे ज्यादा जो मेरे को लगता है, एक तो रीइंफोर्समेंट और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हम अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा यूज करते हैं। एसोसिएशन फिर भी थोड़ा हमारे लिए मतलब होता है यूज, पर उतना प्रोमिनेंट नहीं लगता जितना हमें ये वाला लगता है। ठीक है, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट थिंग। तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम एसोसिएशन के थ्रू कैसे मतलब अपने बिहेवियर को लर्न कर पाते हैं एक सोशल सेटिंग के अंदर। तो इसको लर्निंग बाय एसोसिएशन का दूसरा नाम या फिर जो दूसरा नाम है उसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर बीपीसीसी 101 के अंदर आपने जो है अपना ये यूनिट शायद 6 है लर्निंग के अंदर, आपने सब कुछ पढ़ा है जो आज हम रिकैप करने वाले हैं। सो देखिए, जब भी सी यहाँ पे जब हम बात करते हैं एसोसिएशन की, लर्निंग बाय एसोसिएशन के अंदर क्या होता है, उसका जो एक डेफिनेशन रहेगा वो ये होगा, व्हेन न्यूट्रल स्टिमुलाई इज पेयर्ड विद अ नेचुरल स्टिमुलस
Neutral stimulus acquires the response which naturally occurs after natural stimulus. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है पर आप समझिए। सी, ये अपनी इग्नू की डेफिनेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपको कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहले आप समझिए कि स्टिमुलाई क्या होता है। सी, स्टिमुलाई ना वो कोई भी फैक्टर हो सकता है जो आपके आसपास हो सकता है और आपके आपके एनवायरनमेंट में हो सकता है, आपके अंदर आपके विदिन हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टिमुलाई ना कोई भी वो फैक्टर होता है जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। स्टिमुलाई जो होता है वो आपके बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए आप जो है बस के अंदर बैठे हैं और आप वहां पे बैठे हुए हैं, आप एक बिहेवियर शो कर रहे हैं, जो भी आपका नेचुरल बिहेवियर होगा वो शो कर रहे हैं, पर बिकॉज ऑफ बाहर से नॉइज आ रही है या ट्रैफिक है, ठीक है, या आपकी मान लीजिए एकदम से आपको चोट लग जाती है या आपका स्टमक इन्फेक्शन एकदम से हो जाता है, कुछ भी मतलब जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है, किसी भी दूसरे या किसी भी फैक्टर की वजह से आपका बिहेवियर में चेंज आ जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आप एकदम से टेम्पर लूज कर सकते हो या फिर आप फेंट हो जाते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि स्टिमुलाई जो होता है ना वो फैक्टर होता है जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। स्टिमुलाई का असर आपके बिहेवियर के ऊपर पड़ता है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है स्टिमुलाई, आप किसी भी सिचुएशन में होंगे ना, वहां पे कुछ भी चीजें स्टिमुलाई हो सकती हैं। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो वहां की जो नॉइज पोल्यूशन होगी आसपास की, वहां का जो एनवायरनमेंट होगा, वहां की जो टीचर होगी, वहां के जो डेस्क होंगे, वहां की जो एयर होगी, वो सारी चीजें, वहां की जो सनलाइट होगी, लाइट होगी, ठीक है, वेंटिलेशन होगी, आपका पीस ऑफ कॉन्शियसनेस, सब कुछ आपके लिए क्या हो जाएगा, स्टिमुलाई, जो कि आपके वहां पे जो आप परफॉर्मेंस दे के आओगे अपनी, वो आपके वहां पे बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करती है। गर्मी के अंदर आप नहीं पढ़ पाते, ज्यादा ठंड हो जाती है, आप तब नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है। तो ऐसे आप देखते हो कि कैसे दूसरा फैक्टर आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सो न्यूट्रल स्टिमुलाई जो होता है ना, जब न्यूट्रल स्टिमुलाई मतलब कि न्यूट्रल, आपको पता होगा कि अभी इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है ना, किसी भी एक तरफ कोई भी स्टिमुलाई नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है, जो अभी तक आपको इफेक्ट नहीं पहुंचा रहा था, ठीक है। व्हेन न्यूट्रल स्टिमुलाई, जब आपका एक न्यूट्रल स्टिमुलाई जो है पेयर किया जाता है, लिंक किया जाता है एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ, ठीक है, तो जो न्यूट्रल स्टिमुलाई है ना, वो अपने अंदर एक रिस्पॉन्स एक्वायर कर लेता है, अपने अंदर एक रिस्पॉन्स डाल लेता है, जो कि आपको एक बिहेवियर, नेचुरली आपके अंदर से एक बिहेवियर निकल के आएगा, जो कि वहां पे शो होगा उस नेचुरल स्टिमुलस की अकरेंस के बाद, ठीक है। इसको अब हम समझते हैं। सी, ये सब कुछ ना हमने लर्निंग वाली यूनिट पढ़ा था। आप बीपीसीसी 101 की जो यूनिट है, जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे लर्निंग यूनिट के अंदर चेक कर सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि आपको वहाँ पे पढ़ा दिया गया है, तो इग्नो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ तक आपको अब तक इस स्टेज तक आके आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इसलिए वो इस पर्टिकुलर बुक के अंदर ज्यादा एक्सप्लेन करता भी नहीं है। तो मैंने इग्नो के अंदर सिर्फ वो डेफिनेशन दी गई है जो पीछे थी और एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पे मैंने आपको जो है ये कुछ पॉइंट्स लाई हूँ मैं उन्हीं स्लाइड्स में से जो मैंने पहले पढ़ाई थी, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले आप समझिए कंडीशन, पर मैं इसको थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करूंगी क्योंकि ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना बेसिक आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे थोड़ा सा एडवांस पूछा जा सकता है, जो कि आपकी बुक के हिसाब से होगा, ठीक है। सो कंडीशनिंग क्या होता है? सी, कंडीशनिंग क्या होता है? सबसे सिंपल तरीका होता है किसी भी चीज को लर्न करने का, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपका जो स्टिमुलस है वो एक स्टिमुलस जो है दूसरे स्टिमुलस की अकरेंस को बताता है, कि अगर आपका एक स्टिमुलस की अकरेंस होगी तो आप उसकी वजह से दूसरा स्टिमुलाई देखने की कोशिश कर पाओगे। मान लीजिए आपके एक स्टिमुलस की अकरेंस होगी, नॉइज होगी, शोर की वजह से आपका जो है बिहेवियर यहाँ पे शो हो सकता है, ठीक है, कोई एक्शन आप कर दोगे, तो मतलब एक स्टिमुलस कैसे दूसरे स्टिमुलस का आगमन करता है, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको ये पता होना चाहिए जो बिहेवियर होता है ना, वो एक्वायर किया जाता है, वो हम अपने अंदर डालते हैं, दूसरों से सीख के अपने अंदर बेसिकली अपने अंदर समेटा जाता है, ठीक है। वो कैसा भी बिहेवियर हो सकता है, रिफ्लेक्सिव जो एकदम से निकल जाता है, और कोई भी इमोशनल कैसा भी बिहेवियर, ठीक है। वन लर्न्स बाय मेकिंग एसोसिएशन और बाय रिलेटिंग वेरियस स्टिमुलस। कोई भी इंसान जो है
2-3 मतलब स्टिमुलस को जोड़ जोड़ कर ही लर्न कर पाता है बिहेवियर को। बैरन ने कहा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ना, ये एक बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग है जिसके अंदर इन विच वन स्टिमुलस कम्स, एक स्टिमुलस आता है और सर्व करता है सिग्नल के तौर पे, जिससे कि दूसरा स्टिमुलस आ पाए। एक स्टिमुलस का आगमन दूसरे स्टिमुलस के आगमन में हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन जो होती है दोनों स्टिमुलस के बीच की, वो हम जो है अपने अंदर डाल दिया करते हैं। तो यहाँ पे आप अपना अलग अलग तरीके के, जैसे यहाँ पे जो है ज्यादातर इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू आप जो है उन्हीं चीजों को याद कर पाते हैं जो ऑटोमेटिक होती है, जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, इनवॉलेंटरी होती है, रिफ्लेक्सिव होती है। ये वो बिहेवियर आप यहाँ पे याद इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू याद कर पाते हो जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि वॉमिटिंग, जैसे कि सैलिवेशन, हार्ट रेट जो चलता है, ठीक है, ये सब कुछ आपका इस पर्टिकुलर लर्निंग के थ्रू होता है। जो एग्जाम्पल दिया गया है ना, यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो है एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया था, मतलब पैवलोव ने जो है एक इवान पैवलोव अपने साइकोलॉजिस्ट रहे थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसके अंदर का जो है उन्होंने एग्जाम्पल वगैरह दिया था, आप बुक रीड कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको वैसे भी समझा रही हूँ। और आप एक बार ही जरूर, मतलब इस क्लासिकल कंडीशनिंग की थोड़ी सी टफ हो जाती है, अब इसके लिए लर्निंग वाली जो वीडियो है ना, बस वो चेक कर लेना, आपको उसके बाद सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपकी इस बुक में इतना कुछ नहीं दिया है, वहां पे सब कुछ अच्छी तरह है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, कि एक ना डॉग होता है, तो वो ना बहुत ही हंग्री होता है, उसको खाना नहीं दिया जाता है, और उसको ना ऐसा एक सेटअप है, पूरा सेटअप में उसको बांध दिया जाता है। तो यहाँ पे इवान पैवलोव जो है वो ये चेक करना चाहता है कि जो सैलिवेशन होता है ना, जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है अपने माउथ के अंदर, जो सलाइवा होता है, सलाइवा कितना सिक्रीट होता है, कितना बाहर निकलता है, तो कितने रेट पे बाहर निकलता है, तो ये सब कुछ उसको देखना था। तो उसने क्या किया, उसने एक डॉग लिया जो कि भूखा था, उसने कुछ नहीं खाया था, उसको इस पूरे सेटअप के अंदर बांधा और उसके माउथ के अंदर ना एक पाइप लगा दिया, जिससे जैसे वो सलाइवा सिक्रीट होगा, उसके माउथ में सलाइवा का सिक्रेशन होगा, वो कलेक्ट होगा और उस पर्टिकुलर मतलब वेसल में जाएगा और आगे जाकर रिकॉर्ड हो जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ सलाइवा जो है उसने सिक्रीट किया है। ठीक है, ट्यूब लगा दी जाती है फॉर कलेक्टिंग सलाइवा फ्रॉम सब्जेक्ट्स माउथ। तो यहाँ पे उसको हार्नेस से बांधा जाता है, पूरा अच्छी तरह पैक कर दिया जाता है। तो क्या होता है, उसको ना एक ना बेल सुनाई देती है, पहले एक बेल बजाई जाती है और उस बेल के बाद ही उसको जो है खाना दिया जाता है। यहाँ पे उसकी आपको ट्रे दिख रही होगी, तो इसके अंदर उसको खाना दिया जाता है। और जैसे ही वो खाना देखता है, तो उसके पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, उसको बेल से कोई मतलब नहीं होता, पर जैसे उसको खाना मिलता है तो उसके माउथ से जो है सलाइवा निकलने लग जाता है और वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे ही वो कुछ दिन तक करते हैं, बेल बजाते हैं और खाना देते हैं, बेल बजाते हैं, खाना देते हैं। थोड़े दिनों के बाद का पता चलता है कि जैसे बेल बजने लग जाती है ना, वो उसी टाइम पे उसके माउथ के अंदर जो है सलाइवा आ जाता है, सलाइवा की सिक्रेशन हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आपको कंडीशनिंग दिख रही है, इसी को हम क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर कंडीशनिंग वाला जो मेथड है ना, वो यही है कि यहाँ पे ना दो फैक्टर है। पहला तो है देखो बेल, ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ। एक तो है जी बेल और एक है फूड, दो चीज है। जैसे ही बेल बजती है, वो सिग्नल करती है कि हाँ भाई खाना आने वाला है, ठीक है, फूड आने वाला है। तो बेल के बजते ही खाना आने वाला है, उसकी सिग्नल दे दिया जाता है। और एक टाइम के बाद आप देखते हो कि पहले तो डॉग को सिर्फ खाने से मतलब था, वो बेल को इतना ध्यान से नहीं सुनता था या उसको कंसीडर नहीं करता था। पर एक टाइम के बाद जैसे ही बेल बजती है, उसी टाइम पे वो अपना बिहेवियर शो करता है, जिसके अंदर उसका जो है माउथ के अंदर सलाइवा का सिक्रेशन होता है और फिर उसको खाना मिल जाता है। तो ये जो चीज है ना, कि एक स्टिमुलस के आने की वजह से जो दूसरे स्टिमुलस को सिग्नल मिलता है, इस दोनों स्टिमुलस के जो रिलेशन है, इसकी वजह से जो बिहेवियर शो होता है, उसी को हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। आई होप अब तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट मिलेगा कि कंडीशनिंग होने से पहले क्या हो रहा है, वो देखते हैं। सो कंडीशनिंग होने से पहले क्या होता है, जो फूड होता है ना, खाने को देखकर डॉग जो है सेलिब्रेशन करता है, उसका सलाइवा सिक्रीट होता है। ये यूसीएस क्या होता है, ये आप अगर आप वो वाली वीडियो देखोगे बीबीसीसी 101 वाली लर्निंग की, तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो अभी फिर कोई फायदा नहीं है, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सलाइवा जब जब फूड दिखता है तो सैलिवेशन होता है,
पर जब बेल बजती है तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, ये स्टार्टिंग का है, ठीक है। यहाँ पे आना था ड्यूरिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, और यहाँ पे आना था आफ्टर, यहाँ पे एक एरर है, ठीक है। तो जब कंडीशनिंग हो रही होती है तो क्या होता है कि बेल बजाते हैं और खाना देते हैं, और फिर आप देखते हो कि सैलिवेशन होता है, उसका सलाइवा सिक्रेट होता है। फिर अच्छे खासे अटेम्प्ट्स के बाद का पता चलता है कि जैसे आप बेल बजाओगे ना, उसी टाइम पे सैलिवेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो डॉग है ना वो उस बिहेवियर को अपने अंदर एक्वायर कर लेता है, अपने अंदर डाल देता है कि भाई बेल बज गई है, सिग्नल मिल गया, अब तो खाना आने आने वाला है, तो उसका सैलिवेशन हो जाता है। इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर लर्निंग बाय एसोसिएशन। एसोसिएट करना, दो चीजों को लिंक करके और उसको एक उसकी वजह से एक बिहेवियर को अपने अंदर अडेप्ट करना, इसी को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, राइट। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं, तो अगर हम बात करते हैं लर्निंग बाय री का जो टॉपिक था, ये हमें बीएफ स्किनर के थ्रू मिला था, ठीक है। तो पहला वाला जो था वो हमें इवान पावलोव ने दिया था, उसके जो प्रोपोनेंट थे, इसका बीएफ स्किनर है। तो इसके भी बहुत से पॉइंट आपको जो है उन्हीं स्लाइड्स में से मिले हैं, जो कि आपको यूनिट बीपीसीसी मतलब बीपीसीसी 101 में आपको जो पढ़ाया गया था वहीं से बहुत सारा इसमें कंटेंट है, क्योंकि आपके बुक में इतना कंटेंट नहीं था तो मैंने वहां से ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो आप इसको आंसर राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीएफ स्किनर जो था ना वो मेन प्रोपोनेंट था, जिन्होंने ये वाली जो है थ्योरी निकाली थी, जिसके अंदर आप रीइंफोर्समेंट के थ्रू आप जो है बिहेवियर को याद करने की कोशिश करते हो। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रीइंफोर्समेंट का मतलब जब आपको आपने कोई भी एक बिहेवियर शो करा, अगर आपका बिहेवियर जरूरी था, अच्छा था, पॉजिटिव था, तो आपको जो है एक पॉजिटिव रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। आपको शाबाशी दी जाएगी, आपको कैंडी दी जाएगी, आपको सराहाया जाएगा। पर आपका बिहेवियर मान लीजिए अच्छा नहीं था, जरूरी नहीं था, गलत था, तो आपको जो है वो आपका बिहेवियर हो जाएगा नेगेटिव, और उसके लिए आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी, मतलब आपको डांट पिट सकती है, आपकी कुछ चीजों को बंद कर दिया जाएगा, आपको कमरे में बंद कर सकते हैं, आपकी पिटाई भी हो सकती है। तो यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। तो इसकी बेसिकली रीइंफोर्समेंट के थ्रू जो है बिहेवियर को लर्न किया जाता है, ठीक है। बिहेवियर को समझाया जाता है। जैसे आप देखते हो बच्चों के साथ यही होता है कि जब स्टार्टिंग में जो होता है ना, बच्चे को कुछ पता नहीं होता कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, तो जब उसको तारीफ होती है तो उसको सही लगता है, फिर वो फ्यूचर में भी वही बिहेवियर शो करता है। पर अगर उसको डांट मिलती है या फिर उसको मना कर दिया जाता है, उसी टाइम रोक दिया जाता है, तो वो बिहेवियर फ्यूचर में नहीं शो करता, उसको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ये चीज गलत है। तो इसीलिए पेरेंट्स की रेगुलेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो बीएफ स्किनर ने कहा कि इन्होंने जो है यहाँ पर जो हम बात करेंगे ना, यहाँ पे हम उस पिछले वाले टॉपिक के अंदर हम बिहेवियर की बात कर रहे थे जो कि इनवॉलेंटरी था, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि सलाइवा सिक्रेशन, हार्ट रेट, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, अपने आप होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो रीइंफोर्समेंट वाले मुद्दे के अंदर हम बात करते हैं उस बिहेवियर की जो कि वॉलेंटरी है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लर्न करेंगे मैकेनिज्म को वॉलेंटरी बिहेवियर के लिए। यहाँ पे जो वॉलेंटरी बिहेवियर है, मतलब कि उसको हम वॉलेंटरी बिहेवियर का जो एक नाम है उसको हम ऑपरेंट भी कहते हैं, और इसीलिए इस पर्टिकुलर थ्योरी का नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी है, ठीक है। यहाँ पे पीएफ स्किनर ने जो है अपना जो काम दिया था ये रीइंफोर्समेंट के बारे में, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए थे थॉर्नडाइक, जो एक दूसरे प्रोमिनेंट इंडिविजुअल रहे हैं, उनका एक प्रिंसिपल था लॉ ऑफ इफेक्ट। तो उन्होंने बीएफ स्किनर ने लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर बेस करके अपनी ये थ्योरी निकाली थी, जिसके अंदर हम रीइंफोर्समेंट के थ्रू अपने बिहेवियर को याद करने की कोशिश करते हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो थॉर्नडाइक ने दी थी, उसके अंदर क्या कहा गया था कि जब भी एक बिहेवियर को हम प्लीजेंट आउटकम देते हैं, अगर एक बिहेवियर की वजह से आपको प्लीजेंट आउटकम दिया जाता है, तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर को फ्यूचर में रिपीट करोगे। लेकिन अगर आपके बिहेवियर अनप्लीजेंट है, जो कि सही नहीं है, और उसकी वजह से आपको एक अनप्लीजेंट आउटकम मिलता है, आपको डांट मिल जाती है, आपकी पिटाई हो जाती है, आपको सबक दे दिया जाता है, तो आप फ्यूचर में ये पूरे पूरे चांसेस है कि आप उस बिहेवियर को आगे से कभी भी शो नहीं करोगे, कभी भी उस बिहेवियर को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या होगा कि जो आपका बिहेवियर होगा ना,
वो कहीं ना कहीं ये डिटरमाइन करेगा, वो निर्धारित करेगा कि आप उसको फ्यूचर में रिपीट करोगे कि नहीं। अगर आपने बिहेवियर अच्छा शो करा, आपको बचपन में उसके लिए रीइंफोर्समेंट मिली, आपको तारीफ मिल गई, शाबाशी मिल गई, किसी किसी को नहीं मिलती है तो वो भी हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर बिहेवियर जो है, मान लीजिए आपने किसी की हेल्प कर दी, आप किसी ओल्ड एज वाले इंडिविजुअल की हेल्प कर दी, तो आपने आपको जो है आपकी तारीफ मिली, हाँ भाई बच्चा समझदार है, ऐसे कुछ करके कुछ भी होगा मतलब, ठीक है, जैसे नॉर्मल घरेलू जिंदगी में होता है, तो बिल्कुल वैसे ही। तो वहां पे वो बिहेवियर जो है री हो जाता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिहेवियर इज मेंटेन्ड, ऑल्टर्ड, या फिर मेंटेन्ड या ऑल्टर्ड चेंज करा जाता है थ्रू नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू। आपने जो आपका जो बिहेवियर है उसका जो रिजल्ट निकलेगा ना, अगर वो नेगेटिव हुआ तो आप कभी भी वो बिहेवियर फ्यूचर में शो नहीं करने वाले हो। अगर आपका बिहेवियर पॉजिटिव था, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो आप उसको फ्यूचर में जरूर से आप उसको आगे मतलब रिपीट करने वाले हो। सो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस की वजह से बिहेवियर का रिपीटेशन देखा जाता है, क्योंकि आपको वहां पे मिलती है री। अगर आपका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस था बिकॉज आपका जो बिहेवियर गलत था, उसकी वजह से आपको जो है बिहेवियर को अवॉइड करना पड़ता है, और ये आप करते हो थ्रू पनिशमेंट, इसलिए आपको पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर आपको ना टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट वगैरह दिया है, अगर आपको कंटेंट के लिए चाहिए तो आप इस टेबल को समझ के अपना बना सकते हैं, वैसे इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, पर कंटेंट इंक्रीज करने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये इग्नू की बुक का है, पर मतलब बीपीसीसी 101 का है, ठीक है। लास्ट जो मेथड है एक पर्टिकुलर लर्निंग थ्योरीज के अंदर, तो वो है ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है, सबको पता है, हम एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। तो लर्निंग सोशल एटीट्यूड्स बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, हम जो है सोशल एटीट्यूड्स, अपने सोशल बिलीफ्स को बिल्डअप करते हैं, सोशल बिहेवियर को तैयार करते हैं दूसरों को देखकर, कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर सोशल सेटिंग के अंदर आपको कैसे बिहेव करना है। मान लीजिए अगर आपको देखने को मिला कि आप ना मेट्रो में जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि भाई मेट्रो में कैसे बैठा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, पूरा आपको कुछ नहीं पता, आपको कैसे इंटरेक्ट करना है, आपको कैसे अंदर जाना है, कुछ भी नहीं पता। तो आप दूसरों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, फिर बिल्कुल वैसे आप अपना जो है काम करोगे, अपना बिहेवियर शो करोगे। बिल्कुल ऐसे ग्रुप डिस्कशन ले लीजिए, तो वहां पे आपको नहीं पता कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको कैसे बात करनी चाहिए, लोगों को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए अपना काम। तो आप ना 2-3 बार अटेम्प्ट करोगे, दूसरों को देखोगे, उनकी कमी पकड़ोगे, उनकी अच्छी बातें पकड़ोगे, उनको समझोगे, ऑब्जर्व करोगे, और फिर आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर को अपने अंदर डाल दोगे, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या होता है, आप ना एक टारगेट जो आपको चाहिए, वो बिहेवियर जो आप चाहते हो सीखना, आप उस टारगेटेड बिहेवियर को समझते हो, देखते हो, और उसको याद करते हो, और बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करते हो। ये हेल्प करता है, जैसे कि किसी के पॉलिटिकल एटीट्यूड्स को अगर हमें, यहाँ पे ना एटीट्यूड का मतलब आप एक अपने दिमाग में क्लियर करें ना, कि एटीट्यूड का मतलब बिलीफ होता है, आपकी जो सोच है, समझ रहे हो, आपकी जो पॉलिटिकल सोच होगी ना, उस पॉलिटिकल मुद्दे के बारे में जो आपकी सोच होगी, वो आपके एटीट्यूड को डिटरमाइन करेगा। तो ये जो आपकी आपकी एटीट्यूड बिल्डअप होता है ना, ये भी आपकी सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं आपकी हेल्प से होता है, ठीक है। दूसरे जो पीपल होते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर, जो आसपास के आपके लोग होंगे, वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि आप उनको देख के, उनको समझ के अपना बिहेवियर मोल्ड अप करते हो, बिल्डअप करते हो। ऐसे आप देखते हो इसी मेथड के अंदर आ जाता है इमिटेशन या फिर मॉडलिंग। मॉडलिंग या फिर इमिटेट करना, नकल उतारना, इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं करते, आप बिल्कुल कॉपी करते हो, एज इट इज कॉपी करते हो दूसरे के बिहेवियर को, ठीक है। ये हो गया। अब एक और चीज है, वो है सोशल एक्सचेंज। सोशल एक्सचेंज जो है, ये एक प्रोसेस है, मतलब अपने हो गया 3 मेथड तो हो गए, एक तो एसोसिएशन हो गया, एक अपना ऑब्जर्वेशन हो गया, एक रीइंफोर्समेंट हो गया। यहाँ पे बस हम एक फिनोमेना समझने वाले हैं, जिसका नाम है, जो इन तीनों से अलग है, जिसका नाम है सोशल एक्सचेंज। बेसिकली सोशल एक्सचेंज जो है एक कॉन्सेप्ट है, जो कि रीइंफोर्समेंट की वजह से डेवलप हुआ।
ठीक है। और इसकी वजह से सोशल एक्सचेंज थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। सो सोशल एक्सचेंज थ्योरी के अंदर क्या बेसिकली आपको दिखाया जाता है, स्टेबिलिटी एंड चेंज इन रिलेशंस अमंग इंडिविजुअल ड्यू टू रीइंफोर्समेंट। आपस में एक दूसरे के साथ हमारे जो रिलेशंस होते हैं वो कैसे कॉन्टिन्यूअस चलते हैं या फिर चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे हमारे एक 1 to 1 पर्सन के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो कैसे बिल्डअप होते हैं, शेप होते हैं, ये रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम सोशल एक्सचेंज थ्योरी में समझते हैं। यहाँ पे आपको एक एजम्पशन करनी है, अपने दिमाग में लेट कर लेना है कि हाँ भाई ये तो है ही है कि पीपल होल्ड्स freedom of choice and often faces social situations where one needs to choose among alternatives। आपको ये पता होना चाहिए, दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल के पास चूज करने का ऑप्शन होता है। वो अलग अलग अगर आप उसको ऑप्शन देते हो तो उसके पास पूरा हक है कि वो चूज कर सकता है किसी भी सोशल सिचुएशन के अंदर। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए आप कोई भी एक्शन करते हो तो उसकी वजह से या तो आपको रिवॉर्ड मिलता है या आपको कॉस्ट सहनी पड़ती है, या तो आपके साथ आपको एक पनिशमेंट मिल जाएगी या आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। आपका कोई भी जो एक्शन होगा ना उसका कोई ना कोई आउटकम होगा, या तो अच्छा आउटकम होगा या फिर नेगेटिव आउटकम होगा। सोशली मेडिएटेड रिवॉर्ड्स जो सोसाइटी के थ्रू आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो कुछ पैसों के टर्म्स में होते हैं, गुड्स के टर्म्स में होते हैं, सर्विसेज के टर्म्स में होते हैं, अप्रूवल। हम कहते हैं ना हमें सोसाइटल अप्रूवल चाहिए, हमें सोसाइटी के थ्रू से ये अप्रूवल चाहिए कि हम फिट हैं, या फिर सोसाइटी के अंदर हम आपस में एक दूसरे को अप्रूव करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सब कुछ हमें रिवॉर्ड के थ्रू मिलता है। जब हम एक अच्छा बिहेवियर शो करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर हमें ऐसे ऐसे आउटकम दिखते हैं, कोई हमें पैसे दे देता है, कोई हमें कोई गुड्स दे देता है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, कोई अप्रूव कर देता है, अपने ग्रुप के अंदर हमें ले लेता है। ठीक है। तो इंडिविजुअल्स आर हेडोनिस्टिक। जो इंसान होता है ना वो हेडोनिस्टिक होता है। हेडोनिस्टिक मतलब सेल्फ इंडल्जेंट, अपने आप से केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, जिसके अंदर वो क्या कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि वो अपने रिवॉर्ड्स को, अपने मतलब जो उन्हें पॉजिटिव चीजें मिल रही है उनको मैक्सिमाइज कर ले, सबसे ज्यादा इंक्रीज कर ले, और अपनी जो तकलीफें हैं या फिर पनिशमेंट मिलेगी या फिर कॉस्ट सहनी पड़ेगी, जो नुकसान सहना पड़ेगा, उसको कम से कम रखे। ठीक है। ठीक है। सो सोशल इंटरैक्शन जो है, लोगों के बीच में जो आपस में इंटरैक्शन होता है वो हेल्प करता है एक दूसरे को गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करने में। ऑल्सो अट्रैक्टिवनेस, एक जो रिलेशन में अगर दो इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशन है, कोई भी इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशन है, उसके बीच का जो अट्रैक्टिवनेस है, आपस में जो एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिवनेस है, वो कहीं ना कहीं बेस्ड होती है कि आपको उस रिलेशन से कितना प्रॉफिट मिल रहा है। कि अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है ना तो आप उस पर्टिकुलर रिलेशन को बहुत ही अच्छी तरह निभाने की कोशिश करते हो, पर अगर आपको वहां से कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, आपका कोई हेल्प नहीं हो रही, आपके लिए कोई मदद नहीं हो रही, तो आप उस रिलेशन को जो है धीरे धीरे करके डिक्रीज कर देते हो। ठीक है। ये जेन्युइन में होता है, आप देख सकते हो बहुत सारी जगह पे अप्लाई हो जाती है वाली थ्योरी। These concepts are applicable to both personal and social work relation। आपके पर्सनल रिलेशन और आपके वर्क रिलेशन दोनों में ये चीजें एप्लीकेबल है। ठीक है। ये जो सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग, जो एक इंडिविजुअल होता है, ह्यूमन होता है, वो अपने कॉस्ट बेनिफिट का जो रिलेशन है वो समझने की कोशिश करता है। जहाँ पे उनको ज्यादा फायदा होता है वो उस तरफ टर्न कर देता है, जहाँ पे कम होता है उसकी तरफ वो डिक्रीज कर देता है। ठीक है। तो ये है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में। आप देखोगे कि लोग जो होते हैं ना, आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको जो फायदा हो रहा है उससे नुकसान घटाकर, माइनस कर कर वो ये समझता है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ एक पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर रहने के बाद। और इस पर्टिकुलर लर्निंग थ्योरी के बारे में क्रिटिसिज्म क्या है, इसको नेगेटिव पॉइंट्स क्या मिले हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, डीमेरिट्स क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, वो देखते हैं। कि लर्निंग थ्योरीज जो है वो इंडिविजुअल को पोर्ट्रे कर रही है, दिखा रही है कि हमेशा जो इंडिविजुअल है वो अपने एनवायरमेंट के जो स्टिमुलाई है, सिर्फ जो आपके आसपास का जो स्टिमुलाई है, सिर्फ उसके लिए रिएक्शन शो करता है, बिहेवियर शो करता है या फिर उसको कॉपी करता है। पर यहाँ पे लर्निंग थ्योरीज के अंदर आपके इंटरनल इंटरनल फैक्टर्स को इन्होंने इग्नोर कर दिया, इसलिए ये क्रिटिसिज्म है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर,
अपने अंदर का जो कुछ क्वालिटीज हैं, अपने अंदर की कुछ चीजों को, जो इंटरनल फैक्टर्स है उनको क्योंकि यहाँ पे इग्नोर किया गया और सिर्फ आसपास के एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर किया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी लेवल, उसके अंदर इनोवेशन की जो शक्ति है, इन्वेंशन करने की जो एबिलिटी है, उनको देखा ही नहीं करा। उन्होंने बेसिकली अपने इंटरनल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर किया। ठीक है, रीइंफोर्समेंट की जो थ्योरीज आपने देखी, वहां पर आपने देखा कि यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया मोटिवेशन को, कि मोटिवेशन लेवल जो अपनी होती है, एक इंडिविजुअल का जो मोटिवेशनल लेवल होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को। मान लीजिए आपको जो है, आपने एक बिहेवियर शो करा, आपको रिवॉर्ड मिल गया, आपको कैंडी मिल गई, पर आपके अंदर खुद से मोटिवेशन ही नहीं है उस पर्टिकुलर बिहेवियर शो करने की, तो आपको कितनी ही कैंडी मिलती रहे, आप उस काम को करोगे ही नहीं, आप उस बिहेवियर को शो ही नहीं करोगे। तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट वाले जो सेक्शन था लर्निंग थ्योरी के अंदर, इन्होंने मोटिवेशन को जो है ना, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको कंसीडर नहीं करा, उसको साइड में रख दिया। एक ये भी एक क्रिटिसिज्म है, एक नेगेटिव पॉइंट है लर्निंग थ्योरीज का। ठीक है, यहाँ पर जो है सोशल बिहेवियर को हेडोनिस्टिक बोला गया है, जो कुछ सिचुएशन में सही नहीं होता, क्योंकि आप हर सिचुएशन में कॉस्ट बेनिफिट नहीं नापते हो। कुछ रिलेशंस के अंदर आप बिल्कुल सच भी होते हो, आप सच्चे बिल्कुल ट्रू भी होते हो, आप हर जगह पे अपना बेनिफिट नहीं देखते, है ना। आप कुछ जगह पे लॉस में चले जाते हो क्योंकि आपको सिर्फ अपना वो रिलेशन संभालना है ना। तो इन्होंने इंसान के सोशल बिहेवियर को हेडोनिस्टिक बोल दिया, जो कि बिल्कुल एक्सप्लिसिट है, एकदम से नहीं बोलना था। मतलब कुछ सिचुएशंस में सिचुएशन के हिसाब से इंडिविजुअल देखता है, या फिर सामने रिलेशन किसके साथ है उसके हिसाब से होता है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया। एक और है कि यहाँ पे सेल्फलेस बिहेवियर को शो मतलब बताया नहीं गया। कुछ ना सेल्फलेस बिहेवियर होता है जहां पर आप अपने आप को भूल जाते हो और अपना वो बिहेवियर शो कर देते हो, तो उसके लिए आपको लर्न नहीं करना होता, आप वहां पे लर्निंग नहीं करोगे कि हाँ भाई ये सेल्फलेस एक्शन जो है, अपने लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, या फिर अपने देश के लिए, मान लीजिए आपने जो है शहादत ले ली, पर वो शहादत ले ली या फिर मैट्रियार्डम ले ली, पर वो जो सेल्फलेस बिहेवियर है, आपने अपने देश के लिए, अपनी जमीन के लिए शहादत ली है, पर वो चीज आपको किसी ने सिखाई नहीं थी, वो आपके अंदर से थी, आपके अंदर वो सेल्फलेस बिहेवियर पहले से था, आपने सीखा नहीं था। आपके अंदर जब आप जमीन पे रह रहे हो, आपको वो खुद से रियलाइज हुआ कि हाँ भाई अपने देश के लिए करना जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है जहां पर लर्निंग थ्योरीज ने कुछ हिस्सों को चूक दिया, वहां पे वो छोड़ दिया उन्हें, है ना। सो ये अपना यहाँ तक का था क्रिटिसिज्म लर्निंग थ्योरीज के बारे में। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप मुझसे अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अगर आपको कॉन्सेप्ट हेल्प लिया हो, और आप शेयर कर दीजिए उन सारे बच्चों को जिनके पास अभी टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इग्नू का जो है फंक्शनिंग ऐसे ही रहता है। तो अभी पेपर्स आने वाले हैं, तो शेयर कर दीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। That's all for today. Do like, subscribe and share, guys. Thanks a lot. Take care. Bye bye.